Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर अचीवर्स वेब हैपनिंग द ड्रीम ट्रू। दोस्तों, हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स। आज तारीख है 26 नवंबर और आज का दिन हमारे संविधान के लिए, हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये आपको पता होगा। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 नवंबर और हम तुरंत आगे आने वाले 10-15 मिनट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो को देखेंगे और उसे डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज तारीख 26 नवंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न काफी शानदार, आज ही के दिन से संबंधित कि कानून दिवस और संविधान दिवस कब मनाया जाता है। लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कानून दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। मैं पहले ये रिमाइंड करवा देता हूं आप लोगों को कि ये प्रश्न कब कब पूछा गया है। हाल फिलहाल में CHSL का जो सीरीज चलाया जा रहा है आपके लिए, उसके पहले सेट में ही मैंने ये प्रश्न करवाया है। ये प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। NTPC के सीरीज के भी वीडियो यदि आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें भी यह प्रश्न 2 बार कराया गया था। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना जरूरी है कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। लेकिन पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। कब? 1949 ईस्वी में। लेकिन संविधान दिवस जो है 1949 से नहीं मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा है संविधान दिवस? तो 2015 से। ओके, तो ये सारी बातें संविधान दिवस के बारे में आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में कितने करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी है। तो हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। ठीक है, यह क्या है इसे आप थोड़ा सा डिटेल से समझिए। 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6000 करोड़ रुपए के पूंजी की निवेश को मंजूरी दी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है और यह कदम 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पाइपलाइन बनाने का लाभ उठाएगा। जो पाइपलाइन अभी आपको पता है हर घर जल योजना, हर घर नल योजना का काम चल रहा है सरकार के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में हर घर जल नल योजना को शुरू किया गया है। तो इसी सब के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, और दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र का है, अच्छा वो आगे आगे आने वाले प्रश्न में बताऊंगा। फिलहाल जो प्रश्न है उसके हिसाब से आप लोग समझिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपए क्यों ट्रांसफर किए हैं कोष में? इसलिए कि हर घर जल नल योजना को बढ़ावा दिया जा सके, जो भी पाइपलाइन योजना है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा ये प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग समझेंगे कि कौन आज जो बैठक होगा री इन्वेस्ट 2020 के रूप में बुलाई गई तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो को उद्घाटन करेंगे। अक्षय ऊर्जा आप लोग समझते होंगे, वैसा ऊर्जा जो कभी भी क्षय ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो गया अक्षय ऊर्जा। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी होता है अक्षय ऊर्जा। तो नरेंद्र मोदी इसका जो एक्सपो होगा, इसका जो बैठक होगा उसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का नाम क्या है? री इन्वेस्ट 2020। ठीक है, री इन्वेस्ट 2020 नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ओके, आप लोग याद रखिएगा, यह आज ही बैठक होनी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप को लॉन्च किया है। बहुत सारी सरकार महिलाओं को सतर्कता बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। और इसी कड़ी में किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने अभ्यम ऐप को लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि महिला यात्री की सुरक्षा दी जा सके। ओके, इसके बारे में और ज्यादा कुछ बतानी है नहीं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और इसके बारे में तो आपको पता होगा कि भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला यह पहला राज्य था। पोट्टी श्रीरामल्लु अनशन पर बैठ गए थे। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इसका 3 राजधानी बनना है, विशाखापत्तनम, अमरावती और कर्नूल। ठीक है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा में 175 सीट, विधान परिषद में 58 सीट, लेकिन यह भी खत्म होने के कगार पर है।
पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 25 सीट है, एरिया वाइज रैंक 7 है और पॉपुलेशन वाइज रैंक 10 है। नेशनल पार्क इसका कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, पापीकोंडा और राजीव गांधी, ये दोनों महत्वपूर्ण ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको कई बार बताया हूं कि मैप देखने की आदत डालिए। तो ये रहा आंध्र प्रदेश का लोकेशन, आप लोग देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश का किधर लोकेशन है। अच्छा, अभी जब मैप की बात आई तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए तमिलनाडु है और ये देखिए पौंडीचेरी है। कल रात को लैंडफॉल करने वाला था तमिलनाडु और पौंडीचेरी। अभी मुझे फिलहाल कंफर्म हूं नहीं कि लैंडफॉल किया कि नहीं। कौन? साइक्लोन निवार, आपको याद होगा कल क्वेश्चन कराया गया था साइक्लोन निवार के बारे में। जी हाँ, तो यही तमिलनाडु और पौंडीचेरी है, इधर ही लैंडफॉल करने वाला था कल रात को। तो जब मैप आया तो मैप से इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको सब चीजें समझने में आसान हो। ओके, अब 5वें प्रश्न को देखेंगे कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। तो मेडागास्कर का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो सुनिए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है, और शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मेडागास्कर। मेडागास्कर पूरा का पूरा पानी में है और इससे आई थिंक कौन रेखा, मकर रेखा इससे होकर पार करती है। ठीक है, आप लोग अफ्रीका का मैप खोलिए, मैप का बुक आपके पास होगा, एटलस जिसे बोलते हैं, मैप खोलिए, उसमें मेडागास्कर का लोकेशन देखिए और देखिए कि वह मैंने जितनी बातें बताई है वो इसके बारे में सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां प्रश्न था। अब 6ठे प्रश्न को देखेंगे कि किसको बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। तो हाल फिलहाल में विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। काफी गर्मा गर्मी, काफी जोश खरोश, काफी बहस हुए, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, ये बात आपको पता होगी। प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था? जीतन राम मांझी को। जी हाँ, आपको याद है। तो प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को चुना गया था। अब प्रोटेम स्पीकर से विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर चुना जाता है। ओके, बाकी ये कैसे होता है, कब होता है, ये सारी बातों पर बिहार स्पेशल एक वीडियो लाया गया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। साथ ही उसमें ये भी दिया हुआ है कि बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे किया गया है। एक शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं, उसे बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग उस वीडियो को देखिए, लेकिन इसको देखने के बाद। और दोस्तों, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो वो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, 7वें प्रश्न को, कि किस देश ने हाल ही में चांग-ए 5 लूनर मिशन लॉन्च किया है जो चंद्रमा के अस्पष्टीकृत भागों के चट्टान के नमूने वापस लाएगा। देखिए, लूनर मिशन जब भी होता है चांद के लिए ही होता है, और चांग-ए 5 चांग के नाम से आपको लग रहा है, ऑप्शन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह चीन से संबंधित है। तो चीन चांग-ए 5 लूनर मिशन लॉन्च किया है और यह चंद्रमा के अस्पष्टीकृत भागों के चट्टान के नमूने वापस लाएगा। मतलब जो अभी फिलहाल साफ से दिखता नहीं है उसके नमूने ये वापस भेजेगा पृथ्वी पर। ओके, अब दोस्तों, अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, थोड़ा रजाई से हाथ निकालिए और क्या करना है, चंद्रमा नहीं चीन के बारे में कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कमेंट करके बताइए। ओके, ये आपका टास्क है। अब हम 8वें प्रश्न को देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इंग्लिश वाले भाई साहब के लिए, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व्ड। तो प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह बहुत जरूरी है। महिला के खिलाफ हिंसा बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है पुरुषों के लिए कि वो यदि ऐसा करते हैं तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। यह किस लिए किया जाता है, ये सारी बातें लिखी हुई है कि यह दिवस जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों में जो भी उनसे ये सारी हिंसा किया जाता है उनसे बचाने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होगी ही। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 9वें प्रश्न को, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले साहब, इनको आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल में पहले 2020 में पहले ही किन्होंने इस्तीफा दे दिया था, शशांक मनोहर ने, और इसके बाद कोई जो इसके उपाध्यक्ष थे वही इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। ये सारी बातें आपको पता होगी। अब न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं, इनको याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण फिर भी आई है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, शशांक मनोहर की जगह लेंगे, ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, अब ज़्यादा कुछ इसमें बताना है नहीं। बाकी आईसीसी के बारे में आपको सब बातें पता है ही। अगले प्रश्न को देखेंगे
किस कैबिनेट ने राज्य में जबरन धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह काम किया है कि आप जबरन किसी को धार्मिक धर्मांतरण नहीं कर सकते। मतलब यदि कोई मुस्लिम धर्म का है या फिर कोई हिंदू धर्म का है तो उससे आप मुस्लिम या हिंदू नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये बात की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, बढ़िया बात है। और यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि 10 साल तक का जेल हो सकता है और 15 से 50,000 रुपये के बीच में जुर्माना हो सकता है। ओके, अब उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए कि इसका कैपिटल राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? कानपुर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा में सबसे ज्यादा 403 सीट, विधान परिषद में सबसे ज्यादा 100 सीट, राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीट, लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीट, सब कुछ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। हाई कोर्ट इसका राजधानी में न होकर प्रयागराज में है और ब्रांच इसका लखनऊ में है। ठीक है, खंडपीठ जिसे बोलते हैं। नेशनल पार्क एकमात्र है दुधवा नेशनल पार्क। और हाल फिलहाल में आपको न्यूज आया था किसके बारे में कि जिसमें बाघों की संख्या डबल हो गई, इसके लिए उसको अवार्ड मिला है। किस नेशनल पार्क के बारे में? ये कल ही प्रश्न आप सबको कराया गया था, तो चलिए आप लोग कमेंट करके उसका जवाब दीजिए। ओके, बाकी उत्तर प्रदेश की लोकेशन दी हुई है, ये बातें कई बार बताई जा चुकी है। ओके, और उत्तर प्रदेश के बारे में और पढ़ना है या किसी भी राज्य के बारे में स्पेसिफिक बातें पढ़नी है तो जाइए achieversweb.in हमारा वेबसाइट है, उस पर जाकर घूमिए, उधर बहुत सारी बातें दी हुई है सभी राज्यों के बारे में। ओके, अब हम 11वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा सा एक बात और उत्तर प्रदेश के बारे में याद आ गया, मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम चेंज करने की बात चल रही है और उसको शायद अप्रूवल भी मिल गया है। अब उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। अब इस फिल्म को देखेंगे। 11वें प्रश्न को प्रश्न है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन मतलब जिधर मछली है लेकिन क्या नदी में है, समुद्र जिधर नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र। तो इसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ओके, और ओडिशा जो था मछली मैरीन स्टेट बना था, बेस्ट मैरीन स्टेट। ये बातें आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो प्लीज आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स को देखा कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम 12वें प्रश्न को देखेंगे। 11वें प्रश्न के बारे में और ज्यादा कुछ बताना था नहीं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? ओके, ऑस्कर अवार्ड 2021 यह 93वां होगा। ऑस्कर अवार्ड को और दूसरे नाम से भी जानते हैं कि क्या बोलते हैं? एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, छलांग, लक्ष्मी बॉम्ब तो नहीं, छलांग, जलीकट्टू, ये सारे मूवी, बहुत सारी मूवीज थी इस रेस में। कम से कम 27 मूवी से भी ज्यादा मूवी इस रेस में थी। और इन 27 मूवी की लिस्ट में जो सभी भाषा में थी, मलयालम फिल्म की एक मूवी है जिसका नाम है जलीकट्टू, इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है भारत की ओर से। अच्छा, आपको थोड़ा सा जिज्ञासा होगी कि भाई नॉमिनेट कौन करता है, कौन इसको भेजता है कि ये फिल्म जाएगा इधर से ऑस्कर के लिए? तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे नॉमिनेट करता है 93वां एकेडमी अवार्ड्स के लिए। ठीक है, इसका डायरेक्टर का नाम भी आप लोग जानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले समय के लिए। डायरेक्टेड बाय लीजो जोस पेलिसरी। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, आपको फायदा देगा। ओके, और फिल्म का नाम भी आपको याद रखना है, जलीकट्टू। ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह अवार्ड अप्रैल के आसपास 2021 में दिया जाएगा। ओके, अब 13वें प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता अहमद पटेल का निधन हो गया है, वह किस राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित थे? तो यह कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं। एक और निधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल फिलहाल में हुआ है, तरुण गोगोई का। असम के पूर्व सीएम रहे हैं, लगातार 3 बार सीएम रहे, 15 साल सीएम रहे हैं, तो इनका महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखने की जरूरत है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब 14वें प्रश्न को देखेंगे कि किसने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के लिए स्थायी विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया है? तो इन्वेस्ट इंडिया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के लिए अस्थायी विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया है। मतलब कि विकास कैसे होगा भारत का, इसके लिए खाका तैयार किया है। ठीक है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र का एक गोल है ना, सतत विकास का लक्ष्य है, उसी तरह से ये भी है। इसमें 18 निवेश के अवसर रखे गए हैं। ओके, और यह निवेश अवसर क्षेत्र 6 महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों में है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था सतत विकास लक्ष्य, उसमें बहुत सारी बातें थी, तो उसमें से 6 बातों को उठाया गया है और इसे 18 निवेश अवसर क्षेत्र रखे गए हैं।
और ज़्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं, बस जो प्रश्न है उस पर कंसंट्रेट कीजिए और उत्तर को याद रखिए। ओके। और हाँ, यदि आपको उत्तर याद नहीं होता है तो एक बार इधर ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद 12 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उधर क्यूज भी दे सकते हैं। सभी चीज़ बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। अब 16वें प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अब तक पूरे देश में कुल कितने फूड पार्क का उद्घाटन किया जा चुका है? तो अब तक पूरे देश में 37 फूड पार्क का उद्घाटन किया जा चुका है, जिसमें 20 शुरू हो चुके हैं। ओके। 17 अभी निर्माणाधीन है। ठीक है। तो यह हाल फिलहाल में अभी कल परसों पंजाब के कपूरथला जिले में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ओके। वर्चुअली यह हुआ था। ठीक है। अब ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं बताना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे के बारे में, जो आपसे प्रश्न कल पूछा गया था और आप में से बहुत कम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दिया था। प्रश्न था कि 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किस एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया? इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोगों ने दिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उमंग। इसका इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया था कल। किसके द्वारा? श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर किन्होंने दिया है? आलोक कुमार जी ने दिया है। आलोक कुमार जी, आपको आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक। ओके। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जवाब दिया कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और आप लोग भी प्लीज रजाई से अपना हाथ निकालिए और जो प्रश्न अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसका जवाब दीजिए। क्या पता कल आपका नाम इधर हो। ओके। तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी की विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? मेन प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए रविचंद्र अश्विन और विराट कोहली को नॉमिनेट किया गया था। अब विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, ये आपको आज कमेंट करके बतानी है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो क्या करना है, वही लाइक कर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके दीजिए। एक और चीन के बारे में आपसे बात पूछी गई है, वो कमेंट करके दीजिए। एक और प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कल मिला था किस चीज का अवार्ड, कि उसने दोगुना टाइगर का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है। तो ये सारी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। ओके। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग आउट।